नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मसूरी रोड स्थित पेस्टल वीट स्कूल में प्रिंसिपल्स प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों को सम्मानित भी किया। साथ ही सीएम ने कहा कि शिक्षकों की समाज के निर्माण में अहम भूमिका होती है। माता पिता के बाद शिक्षकों पर बच्चों के भविष्य को बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। तो सीएम ने कार्यक्रम में शिरकत की है। बच्चों के भविष्य में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान, ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में, देश के निर्माण में टीचर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, महत्वपूर्ण रोल रहता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें धामी सरकार की कैबिनेट ने 20 बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है। तो उधम सिंह नगर की ये 5 सड़कें पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित हुई हैं। ये महत्वपूर्ण कई फैसले इस बैठक में लिए गए। 20 बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है। धामी कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव पर मोहर लगी। सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही बंदियों को 15 दिनों का पैरोल दे सकेंगे जिलाधिकारी। बीमार और घर निर्माण के लिए 12 महीने का पैरोल होगा। उद्योग विकास समेत 5 सड़कों को पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित की गई हैं। उधम सिंह नगर की 5 सड़कें हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की का नाम बदला गया, अब कौर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही 20 आईटीआई को मॉड्यूल बनाने की भी मंजूरी मिली है। पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों पर पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन, राजस्व परिषद की सेवा नियमावली का गठन किया गया। सेवा नियमावली 2022 को प्रतिज्ञापित करने की भी मंजूरी मिली है। नवीन जल विद्युत नीति को भी मंजूरी मिली। जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान तैयार किया जाएगा। केदारनाथ बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर विकास होगा। विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। उत्तराखंड राज्य लॉजिस्टिक नियमावली को भी मंजूरी दी गई। तो महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की, इसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लगी और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको प्रस्ताव दिखा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन को मंजूरी मिली। राजस्व परिषद की सेवा नियमावली का गठन किया जाएगा, यह बात तो कही गई। सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नवीन जल विद्युत नीति को भी मंजूरी मिली। अभय केतुरा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। अभय, महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की हुई है, 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगी, क्या महत्वपूर्ण जानकारी? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सबसे बड़ी कह सकते हैं कि 20 बिंदुओं पर यहाँ पर कैबिनेट के अपनी सहमति यहाँ पर दी है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड की अपनी लॉजिस्टिक नीति यहाँ पर होगी। जल विद्युत की जो नीति थी, उस नीति को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जो जल विद्युत परियोजनाएं होंगी, उन परियोजनाओं पर तेज गति से, बेहतर गति से यहाँ पर काम किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड राज्य को जल विद्युत परियोजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि कई विभागों की जो सेवा नियमावली थी, उन सेवा नियमावलियों को प्रख्यापित करने का काम यहाँ पर किया गया है। कैबिनेट की तरफ से उन सब चीजों पर छूट देने के लिए कहा गया। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे, चाहे वो विभागों की जमीन से जुड़े हुए थे, जिनको आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी यहाँ पर दी है। तो ये कहा जा सकता है कि आज की कैबिनेट बैठक राज्य के विकास के लिए एक नई दिशा देने वाली यहाँ पर कही जा सकती है कि आने वाले दिनों में सरकार विकास को लेकर जो अभी तक के वायदे करे थे, उन वायदों को पूरा करने का काम करेगी। जो रोड मैप बनाया गया है सरकार की तरफ से, उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो चिंतन शिविर में जो सुझाव आए थे,
उन सुझावों के आधार पर जो विकास का जो रोड मैप बना है उस रोड मैप पर चलने का काम धामी सरकार करेगी। कैबिनेट बैठक में आज 2 कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं थे। एक जो कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा जो इस समय विदेश दौरे पर हैं वो आज मौजूद नहीं रहे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज आज की बैठक में नहीं थे क्योंकि वो भी राज्य से बाहर किसी काम के लिए गए थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो मंत्री परिषद आज यहाँ पर मौजूद रहा है उनकी तरफ से उन सभी बिंदुओं पर यहाँ पर सहमति दी गई है और राज्य के विकास के लिए ये सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये काफी सहयोग कहे जा सकते हैं। जी, इसके साथ साथ पैरोल दे सकेंगे जिलाधिकारी, मतलब 15 दिन का पैरोल अब जिलाधिकारियों के हाथ में आ गया। ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला अब हो गया है क्योंकि बार बार पैरोल के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे न्यायालयों के, लेकिन अब ये जिलाधिकारियों को, डीएम को दे दिया गया है। ये कह सकते हैं कि पूर्व में जो पैरोल से संबंधित जो मामले थे उन मामलों पर बाकायदा ये कह सकते हैं कि कमेटी यहाँ पर जांच करती थी। उस जांच के बाद वो फाइल शासन में जाया करती थी। तो लंबी प्रक्रिया का हिस्सा ये पैरोल के मामले हुआ करते थे। अब उन सब चीजों में ये कह सकते हैं कि शिथिलता सरलीकरण करने का काम यहाँ पर किया गया है। पैरोल से जुड़े हुए जितने मसले होंगे उस पर जिला अधिकारी यहाँ पर निर्णय ले सकता है। 15 दिनों के भीतर ये कह सकते हैं कि हर उस दिन में यहाँ पर पैरोल देने का काम सरकार शासन के जिलाधिकारी के स्तर पर दिया जा सकता है। उससे जुड़ी हुई जो फाइल होगी उस फाइल का अवलोकन बारीकी स्तर पर वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा से ही ये पैरोल देने का काम किया जाएगा। और ये सब चीजें इसलिए कही जा सकती है ताकि जो जेलों में जो कैदियों की जो संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है उस पर कुछ विराम लग सके। कुछ ऐसे ये कह सकते हैं कि वांछित जो अपराध या अभियुक्त हैं जिसको अभी मामले लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं तो उन लोगों को भी एक राहत भरी इस निर्णय के बाद उनको एक राहत यहाँ पर मिल जाएगी और वो पैरोल से जेल से बाहर आ पाएंगे। जी, इसके साथ ही अब है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की का नाम बदल दिया गया। अब कोर यूनिवर्सिटी के नाम से इसे जाना जाएगा। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की वजह सरकार की मंशा सर क्या लगती है अब है? पूर्व में रुड़की की यूनिवर्सिटी को लेकर ये कह सकते हैं कि उसका एक नाम बदलने का प्रस्ताव यहाँ पर आया था। पूर्व की जो कैबिनेट बैठकें हुई थी उन बैठकों में भी इस निर्णय को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया था। विचाराधीन ये मामला यहाँ पर रखा गया था लेकिन आज कैबिनेट की तरफ से इस नाम बदलने के प्रस्ताव को यहाँ पर सहमति दे दी गई है। और ये से भी कहा जा सकता है कि नाम बदलाव के साथ ही जो कैबिनेट बैठक का निर्णय है उस बैठक को यहाँ पर अमल किया जाएगा और आने वाले दिनों में जो रुड़की यूनिवर्सिटी थी उस यूनिवर्सिटी का नाम बदलाव नजर आएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अब है तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। उधम सिंह नगर की 5 सड़कें पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरण, महत्वपूर्ण बैठक हुई है कैबिनेट की। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आज उनके जन्मदिवस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती आशा नोटियाल समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनके जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दी गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, मंत्रियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। आज जन्मदिन है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मेयर ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस के द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन की तारीफ तो की है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा है कि पुलिस के द्वारा इस पूरे हत्याकांड की जांच राज्य सरकार के दबाव में की गई, जिससे ना तो अभी तक आरोपियों का नार्को टेस्ट हो पाया और न ही वीआईपी के नाम का खुलासा हो पाया है, न ही उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिसके द्वारा साक्ष्य मिटाने के लिए उस रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया। ऐसे में आम जनता पुलिस प्रशासन से यही मांग करती है कि वो इस पूरे हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करे ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की चार्जशीट आज कोर्ट में दाखिल कर ली। इसके लिए पुलिस का धन्यवाद। लेकिन पुलिस ने सारे मामले की जांच राज्य सरकार के दबाव में की। यही कारण है कि अब तक वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ। पुलिस ने 3 दिन की रिमांड के बाद पुलकित को फिर से जेल में जमा किया।
बजाय इसके कि वो उसका नार्को टेस्ट करती। अब तक नार्को टेस्ट न होना, वीआईपी का नाम उजागर न होना, बुलडोजर चलाने वाले का जेल के अंदर न होना, इस बात का प्रमाण है कि पुलिस ने जांच तो की, लेकिन वो उस पर राज्य सरकार का इतना दबाव था कि वो खुले मन से जांच नहीं कर पाई। ऐसे में जो चार्जशीट दाखिल हुई होगी वो अपराधियों को सजा दिलाने में कितना सफल होती है, कितना नहीं होती है, ये सवाल अपने आप में खड़ा है। हमारी मांग है कि पुलिस निष्पक्ष होकर बगैर दबाव के नार्को टेस्ट कराए, वीआईपी का नाम उजागर कराए, वीआईपी को जेल में भेजने का काम करे और उसके साथ बुलडोजर चलाकर साक्ष्य मिटाने वालों को भी जेल भेजे। तब माना जाएगा कि जांच निष्पक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अंकिता भंडारी हत्याकांड पर दिए गए बयान पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने तंज कसते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर उनके बयानों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में राज्य सरकार की तरफ से जो निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए गए थे, उन निर्देशों पर पुलिस प्रशासन ने बेहतर काम किया है। आज अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया है और उम्मीद है कि अदालत भी उन्हें कठोर सजा देने का काम करेगी। उम्र की इस दहलीज में जब लोगों के दिमाग काम नहीं करते, रावत जी इस तरह के काम करते, अच्छी बात है, ये बात सही है। उनका प्रभाव उन पर जरूर पड़ा है। अंकिता हत्याकांड में सरकार ने जिस मुस्तैदी से काम किया, तत्काल गिरफ्तारी की गई, बॉडी को रिकवर किया गया। इसके अलावा उनके परिवार के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में थे, पार्टी ने उनको बाहर निकालने का काम किया। एक को सरकार ने दायित्व दिया गया तो दायित्व वापस देने का काम किया, कंपनसेशन देने का काम किया और उसके बाद उस पर जांच बैठी हुई और जांच देखिए, अब कानून अपना काम करेगा। रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रह के उन्होंने जो माहौल इस राज्य में पैदा किया था, ये उनको अच्छी तरह मालूम है। तो हर आदमी को एक कहावत है, सावन के अंधे को। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत नया सांगठनिक ढांचा बनाने का काम तेज कर दिया है। जिलों की टीम का ऐलान करने के बाद आप पार्टी ने 258 मंडलों के अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पार्टी 15 जनवरी तक सभी 258 मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा कर देगी। इसके लिए पार्टी पदाधिकारी जिलों के अध्यक्षों को 30 जनवरी तक मंडलों का प्रवास करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही 11 फरवरी तक पार्टी शक्ति केंद्रों तक अपनी इकाइयों का गठन करेगी। पार्टी ने 2500 से ज्यादा शक्ति केंद्र इकाइयां गठित करने का लक्ष्य उत्तराखंड में बनाया है। भाई जी 24 के मिशन को पाने के लिए नए मिशन कर दिए गए हैं। मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां होंगी, शक्ति केंद्र बनेंगे, कब तक ये सब चीजें निर्धारित हो पाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है और हमारे बूथ स्तर तक हमारी कमेटियां गठित होती हैं। इसी के निमित्त हमारे अभी नए हमारे प्रदेश अध्यक्ष केंद्र नेतृत्व द्वारा मनोनीत किए गए। उसी के तहत उनकी जो प्रदेश की कार्यकारिणी टीम है, वो टीम को पूरा गठन कर दिया गया है। उसके बाद हमारे जिलों का अध्यक्षों का चयन किया गया और अध्यक्षों के बाद उनकी पूरी कमेटी बना दी गई है। और इसके बाद हम अब मंडल हमारे 252 मंडल पूरे प्रदेश में हैं। उन 252 मंडलों को का अभी उनको बनाया जाना है और जिसके लिए एक प्रक्रिया हमारे प्रदेश नेतृत्व आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ से एक विधानसभा स्तर पर एक प्रभारी और जो हमारे जिलों के पहले से ही प्रभारी हैं उनके और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ पर मंडलों में जा कर के 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। उसी के तहत आगे हमारे 252 मंडल का गठन होने जा रहा है। इसके पश्चात हमारे जो हमारे शक्ति केंद्र हैं और हमारे बूथ हैं, 11,000 के करीब हमारे बूथ हैं और 2,500 के करीब हमारे जो शक्ति केंद्र हैं, उनमें भी हमारे बूथ शक्ति केंद्र के हमारे संयोजक बनने हैं और उसी प्रकार से बूथों पे हमारे बूथ अध्यक्ष बने और उनकी इकाइयों का गठन होना है। उसके तहत आगे की कार्रवाई गतिमान है। भाई जी 24 के मिशन को पाने के लिए नए मिशन इधर कोविड के बाद राज्य में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस बार छात्र संघ चुनाव को दमखम के साथ लड़ा जाएगा, जिससे छात्र इकाई पर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI को विजय हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि जो छात्र मानते होंगे कि अंकिता भंडारी UKSSC में जो हुआ वो सही है, तो वो भाजपा समर्थित छात्र इकाई को वोट देंगे और जो इसे गलत मानते हैं वो NSUI के साथ खड़े दिखेंगे।
अंकिता ड्यूके SSSC मामले पर बोले हैं करण माहरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छात्र संघ चुनाव को लेकर भी बीजेपी को लेकर कहा कि वो मुस्तैद हैं कांग्रेस। से चुनाव लड़ेंगे, परिणाम तो लोगों के हाथ में है। और मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जो लोग अंकिता हत्याकांड में जो हुआ है उसके समर्थक हैं, जो लोग विपिन रावत की मौत से सहमत हैं, जो लोग बैकडोर भर्ती घोटाले से सहमत हैं, जो लोग SSSC घोटाले से सहमत हैं, वो लोग बीजेपी या जो उनका छात्र संघ का पदाधिकारी उसको वोट देंगे। और जो लोग इस बात के विरोध में हैं कि अंकिता के संग अन्याय हुआ, जो लोग इस बात के विरोध में हैं कि SSSC में घोटाला हुआ, जो लोग विधानसभा भर्ती घोटाले के विरोध में हैं, और क्योंकि ये पढ़े लिखों का वोटिंग है और मैं उम्मीद करता हूं कि पढ़े लिखे छात्र इन सब चीज़ों में आकलन करके ही वोट देंगे। परिणाम क्या होंगे ये उनकी बुद्धिमत्ता पे भी सवाल खड़ा करेगा। काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक बार फिर से राज्य के किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी आय को दोगुना करने के जो प्रयास और वायदे सरकार की ओर से किए गए थे वो 100% पूरे होंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज राज्य में बिचौलियों का राज खत्म हुआ है। किसानों को डीबीटी के माध्यम से उनकी उपज के दाम या सम्मान निधि मिल रही है। करने के प्रयास पूरे होंगे, ये बात कही उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को आश्वस्त उन्होंने किया है, किसानों की आय दोगुना करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कृषि मंत्री ये ने बात कही। बिल्कुल, देखिए सरकार से हमारी योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार एक ही चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो दिल्ली से पैसा आता है डीबीटी के माध्यम से सीधा किसान के खाते में जाता है। बिचौलियों को समाप्त कर दिया है, निश्चित ही किसानों की आय दुगनी होगी। विधानसभा बैकडोर भर्ती के मामले में मंगलवार को दूसरे दिन भी विधानसभा से निकाले गए कर्मचारियों ने धरना दिया, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने दोहरे मापदंड को ध्यान में रखते हुए उन पर कार्रवाई की है। यदि कार्रवाई की नियत साफ होती तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल पहले ही कह चुके हैं, यदि नियुक्तियों के मामले में उन्होंने किसी भी तरह की कार्रवाई की है तो वो जेल जाने के लिए तैयार रहें। तो नियुक्तियों के मामले में अगर कार्रवाई की है तो जेल जाने के लिए तैयार हैं, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बैकडोर भर्ती का मामला विधानसभा से निकालें। कर्मचारियों ने धरना दिया, कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इसके साथ ही कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं गरिमा दसोनी, उनका एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नियुक्ति मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई की है तो वो जेल जाने के लिए तैयार रहें। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरा परिदृश्य। आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ? विधानसभा कर्मी जिस झटके से निकाले गए, ये सरकार नौकरी देने वाली नहीं, नौकरी खाने वाली सरकार हो गई है। और जश्न ऐसा मना रही है जैसे पता नहीं कितने युवाओं को प्रदेश के अंदर इन्होंने रोजगार मुहैया करा दिया हो। एक तरफ कुंजवाल जी हैं जिन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए, नैतिक बल दिखाते हुए क्षमा याचना तो 2 महीने पहले कर ली थी, लेकिन अब कहा है यदि मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भेज दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर वो रीढ़ कब पैदा कर पाएगी? आप देखिए कि ये जो 228 निकाले गए हैं, इसमें से 157 ऐसे लोग हैं जिन्हें 6 साल हो गया नौकरी पर काबिज हुए, और जो लोग 2012 में लगे वो नियमित कर दिए गए। और उनमें इतने लोग रिश्तेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े रसूखदार नेताओं के। मैं अगर कहूं कि महेंद्र भट्ट जो भाजपा अध्यक्ष बहुत आजकल बड़बोलापन दिखा रहे हैं विधानसभा नियुक्तियों पर, उनका खुद का सगा भाई वहां है, अजय भट्ट के साले वहां हैं, कोश्यारी जी के भतीजी वहां हैं। ऐसे में
कब नैतिक बल भारतीय जनता पार्टी प्रेमचंद अग्रवाल को अपदस्थ करके दिखाएगी, कब इन नेताओं के द्वारा की गई नियुक्तियों पर गाज गिरा के कराएगी। ये सिलेक्टिव राजनीति हो रही है। ये मुख्यमंत्री के पद के लिए वर्चस्व की लड़ाई, सत्ता पक्ष के लिए लड़ाई हो रही है, सत्ता पाने के लिए लड़ाई हो रही है। और पहले दिन से मैं कहती आई हूं कि रितु खंडूरी जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किए हुए हैं, वो सिलेक्टिव राजनीति कर रही हैं, वो एक एम्बिशियस राजनीति कर रही हैं, जिससे नुकसान या जिसका खामियाजा विधानसभा। उत्तराखंड में दवा माफिया का इस कदर बोलबाला है कि वो नियम को भी ताक पर रखकर अपनी मनमानी करने पर उतारू है। आलम यह है कि ब्लैक लिस्टेड दवा को भी उत्तराखंड में सप्लाई किए जाने की तैयारी की जा रही थी। मामला प्रकाश में आया तो अधिकारियों ने भी अब कंपनी पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। ताजा मामले की बात करें तो दीवार दवा मामले का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें कंपनी को खुद पर कार्रवाई होती देख उसने विभाग को लिखित पत्र देते हुए संबंधित दवा डेक्सा इंजेक्शन को टेंडर से हटाए जाने के लिए कहा है। दरअसल एग्रोन कंपनी की दवा जो कि राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड थी, जिसे बिना बताए कंपनी ने उत्तराखंड सरकार को दवा बेचने को पूरी तैयारी कर ली गई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद कंपनी ने इसको लेकर एक पत्र लिखा, जिसमें कंपनी ने बाकायदा ये कहा कि संबंधित दवा को टेंडर में न जोड़ा जाए। खुद पर कार्रवाई होते देख कंपनी ने पत्र लिखा है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं, देहरादून से कंपनी ने दवा को टेंडर से हटा दिया। उत्तराखंड में दवा माफिया का बोलबाला जारी है। ब्लैक लिस्टेड दवा को सप्लाई किए जाने का भांडाफोड़ हुआ है। खुद पर कार्रवाई होते देख कंपनी ने दवा को टेंडर से हटा दिया। एग्रोन का एक एफिडेविट है कि उसमें ये लिखा है कि मैं ब्लैक लिस्टेड नहीं हूँ। उसके इस एफिडेविट पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता चला है कि वो कंपनी की एक दवाई कुछ स्टेट्स में दीवार है, तो उसमें हम उनको नोटिस दे रहे हैं कि आपका ऐसा एफिडेविट क्यों हमें प्राप्त। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।